गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज क्लास 8 में हिंदी लैंग्वेज शब्द विचार पाठ 4 आपको समझाएंगे। देखिए, सर्वप्रथम शब्द क्या होता है, शब्द की परिभाषा जानना आवश्यक है। वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जैसे पानी, प्रयोगशाला, रात, सुबह, इस तरह से बहुत से शब्द हैं। तो शब्द की परिभाषा क्या हुई कि वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह। शब्द जब बनता है तो वर्णों का मेल होता है, लेकिन वह स्वतंत्र रूप से होता है। यहाँ जो पानी, प्रयोगशाला या जो भी आप शब्द कहते हैं तो वह स्वतंत्र है, उसी को शब्द कहा जाता है। वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। इसकी ये विशेषताएं हैं, शब्द से किसी अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। पानी कहने से इसका अर्थ आपके समझ में आया होगा कि पानी का क्या मतलब है। चाय कह दिया जाए, कोई भी शब्द यदि आप बोलते हैं, कलम, कॉपी, किताब, तो सब शब्द हैं, तो अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, आपको इससे पता चलता है। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है या भाषा की स्वतंत्र इकाई है। शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर हमारे विचारों को प्रकट करते हैं। जब यह शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो क्या होता है, हमारे विचार कैसे हैं वह प्रकट करते हैं। वाक्य में ये निश्चित कार्य करते हैं जिनके आधार पर हम इन्हें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि शब्द भेदों में बांट सकते हैं। यह शब्द के विषय में बता रहा है कि वाक्य में ये निश्चित कार्य करते हैं जिनके आधार पर हम इन्हें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि शब्दों में बांट सकते हैं। शब्द और पद में अंतर एक महत्वपूर्ण चीज है कि जो शब्द है जिसके विषय में बताया गया कि वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। यही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है तब वह शब्द न रहकर पद बन जाता है। शब्द और पद में अंतर क्या लिखा है, प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है। प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है। परंतु जब उसका प्रयोग वाक्य में होता है तो वह स्वतंत्र नहीं रहता, बल्कि व्याकरण के नियमों में बंध जाता है और उसका रूप भी बदल जाता है। तब वह शब्द न रहकर पद बन जाता है। भाव यही है कि शब्द स्वतंत्र हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, लेकिन जब उसका प्रयोग वाक्य में कर दिया जाता है तब वह शब्द क्या होता है, पद बन जाता है। बाकी आप वर्ण जान रहे होंगे, वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनियों के समूह को वर्ण कहते हैं। तो यह शब्द हुआ और यह शब्द और पद में अंतर हुआ। आगे आपको शब्द और पद में अंतर तथा शब्दों का वर्गीकरण कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपके सामने यहाँ शब्द है, लड़का, कविता, सुनाना। इस तरह से जो भी आप स्वतंत्र रूप से लिखते चले जाएंगे वह सब क्या होगा, वह सब शब्द होगा। लेकिन पद क्या होता है, पद के विषय में देखिए उदाहरण लिखा हुआ है, लड़कों ने कविताएं सुनाई। ऐसे बहुत से वाक्य आप जानते होंगे, जो भी वाक्य बोलते हैं वह सभी उसमें आए हुए। यहाँ लड़का शब्द है, लेकिन यहाँ लड़कों के कविताएं और सुनाना का यहाँ सुनाई लिखा है। तो यह वाक्य में प्रयोग किया गया है। जो भी शब्द वह सभी, यहाँ अगर पूछा जाए कि लड़कों कविताएं शब्द है या पद, तो यह सभी पद हैं, क्योंकि यह व्याकरण के नियमों से बंधे हैं। लिंग, वचन, कारक जो व्याकरण के नियम है जिससे तो बंध जाता है, तो यह सभी क्या हो गए, पद। आगे शब्दों का वर्गीकरण आइए समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये शब्दों का वर्गीकरण जो है यह कुल 5 प्रकार से किया गया है। शब्दों का वर्गीकरण जिसमें आपको नंबर 1 लिखा हुआ है, रचना या बनावट के आधार पर। नंबर 1 पहला वर्गीकरण, रचना या
बनावट के आधार पर है। दूसरा जो है वह है उत्पत्ति के आधार पर। एक तो बनावट कैसे हुआ शब्दों का, फिर उत्पत्ति किस तरह से शब्द उत्पत्ति उनकी हुई है, वह दूसरा आधार है। और तीसरा है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण अलग अलग किया गया है। फिर है वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, चौथा। और पांचवा है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। तो आइए समझते हैं सबसे नंबर 1 पर क्या है, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कुल 3 प्रकार से किया गया है। एक रूढ़ शब्द होता है, दूसरा यौगिक शब्द होता है, तीसरा योग रूढ़ शब्द होता है। तो इन तीनों का अर्थ जानना आवश्यक है। तो जो यहाँ रूढ़ शब्द है लिखा है, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सकें तथा जो विशेष अर्थ प्रकट करते हों, जैसे सीता, हाथ, खाना, तो यह रूढ़ शब्द है। जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते, जैसे सीता में सी अलग कर दीजिए, ता अलग कर दीजिए, यहाँ हा अलग कर दीजिए, था अलग कर दीजिए, या खा अलग कर दीजिए, ना अलग कर दीजिए, पानी, रात, ऐसे बहुत से शब्द हैं रूढ़ शब्द, जिनको यदि टुकड़े में बांट दिया जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो इसलिए रूढ़ शब्द जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके, सार्थकता की बात है, सार्थक खंड नहीं हो सकता। जब तक उसका सार्थक खंड नहीं होगा तो वह क्या होगा, रूढ़। कोई भी शब्द आप लेंगे, जैसे गाय, भैंस, बैल, ये सभी रूढ़ शब्द हैं। और यौगिक शब्द क्या है, यहाँ योग से मिलकर, योग अर्थात जोड़, जो शब्द दूसरे शब्दों के मेल से बनते हैं तथा जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं। यौगिक शब्द में क्या होता है कि शब्दों का मेल होता है और उनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं। जैसे सार्थक खंड किस प्रकार से किया गया है, देखिए जैसे यहाँ प्रत्यय लगाकर उसको बर्फीला शब्द है, पहले तो बर्फ है, लेकिन दो शब्दों का यहाँ क्या होता है, योग होता है। जब जो शब्द दूसरे शब्दों के मेल से, जो शब्द दूसरे शब्दों के मेल से बनते हैं, तो बर्फीला में इला प्रत्यय जोड़कर बर्फ में इला प्रत्यय जोड़ दिया गया, आपका बन गया बर्फीला। इसी तरह औ और गुण, गुण में औ क्या है, उपसर्ग, तो दो शब्द इसमें भी जुड़कर क्या बन गए, अवगुण। इनका सार्थक खंड किया जा सकता है, तो यह क्या हो गया, अवगुण। यहाँ संधि, दिन, धन, ईश, दिनेश। इसी तरह समास, राजा का कुमार, राजकुमार। तो यह यौगिक शब्द में क्या होता है कि जो शब्द दूसरे शब्दों के मेल से बनते हैं तथा जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, जैसे उदाहरण आपके सामने है, दिनेश है, राजकुमार है, अवगुण है, बर्फीला है, यह सभी यौगिक शब्द हैं। अब योग रूढ़ क्या होता है, यौगिक रूढ़ शब्द आया कि जिसके सार्थक खंड ना किए जा सके, और यहाँ सार्थक खंड किए जा सकते हैं। योग रूढ़ शब्द जानना आवश्यक है, बहुत सबसे महत्वपूर्ण है। जिस यौगिक शब्द से, इसमें भी यौगिक शब्द है, शब्द से किसी रूढ़ अथवा विशेष अर्थ का बोध हो, उसे योग रूढ़ कहते हैं। अर्थात यह शब्द यौगिक है, लेकिन यह किसी विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए रूढ़ हो जाता है। जैसे आपके सामने लंबोदर शब्द लिखा हुआ है, लंबोदर का अर्थ होता है, वैसे यदि अर्थ लगाया जाए तो जिसका लंबा उदर हो, पेट जिसका लंबा हो, उसको क्या कहते हैं, लंबोदर। लेकिन लंबोदर एक विशेष अर्थ का बोध कराता है, केवल गणेश जी का। इसी तरह दशानन, जिसके 10 आनन हो, 10 सिर हो, उसको क्या कहते हैं, रावण कहते हैं। लेकिन यह रूढ़ हो गया रावण के लिए। वैसे दशानन जिसके 10 आनन हो, 10 सिर हो, उसको दशानन कहना चाहिए, लेकिन केवल रूढ़ हो गया रावण के लिए, इसीलिए योग रूढ़ है। इसी तरह पंकज, पंकज का अर्थ पहले यह होता है कि पंक अर्थात कीचड़ और जा अर्थात जन्म, जिसका कीचड़ से जन्म हो उसको पंकज कहते हैं। कीचड़ में जितने भी प्रकार की वनस्पतियां जन्म लेती हैं सबको पंकज कहना चाहिए, लेकिन यह कमल के लिए रूढ़ हो गया है पंकज शब्द, इसीलिए पंकज योग रूढ़ है। इसी तरह पंचानन शब्द है, चतुर्भुज शब्द है। तो जो शब्द यौगिक होते हुए
क्या है? जिस यौगिक शब्द से किसी रूढ़ अथवा विशेष अर्थ का बोध हो वह योग रूढ़ शब्द हो जाता है। आइए दूसरा समझते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपके सामने शब्द भेद में शब्दों का वर्गीकरण किया गया है, तो उसमें दूसरा जो है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया जाता है। इसमें नंबर 1 है तत्सम शब्द। तत्सम जानते होंगे आप कि जो संस्कृत से शब्द आ गए हैं हिंदी में, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है निद्रा, नृत्य, ज्येष्ठ, ऐसे बहुत से शब्द हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तत्सम का अर्थ होता है तत् अर्थात उसके, सम अर्थात समान, अर्थात जो संस्कृत के समान शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव क्या है? इसे तद्भव है, यहाँ आप देख रहे हैं मोर, कोयल, बहन आदि लिखा हुआ है, तो यह भी तद्भव जो है संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त तो नहीं किए गए, वह क्या कर दिए गए, परिवर्तित रूप उनका आ गया। और तत्सम में संस्कृत के शब्द सीधे लिए गए हैं और तद्भव में संस्कृत के शब्दों को परिवर्तित कर दिया गया है। जैसे मोर का मयूर तत्सम होता है, तो मयूर के जगह पर मयूर तो लिखा ही जाता है, अगर मयूर लिखा गया तो वह तत्सम है, और जब मोर का प्रयोग किया गया तो मोर क्या है, तद्भव है। इसी तरह कोयल, इसका तत्सम कोकिल है, तो यदि कोकिल लिखा जा रहा है तो तत्सम माना जाएगा, यदि कोयल लिखा गया तो तद्भव शब्द माना जाएगा। आगे यहाँ लिखा है बहन, बहन का तत्सम क्या है, भगनी। तो ऐसे बहुत से तद्भव शब्द हैं जो तत्सम का परिवर्तित रूप तद्भव हिंदी में प्रयोग किया गया। आगे यहाँ देशज शब्द, देशज जो बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है, यह जैसे लिखा है जूता, डिबिया, लकड़ी, खिड़की, ये सभी देशज शब्द हैं। देशज से आप समझ रहे होंगे, देशी, बोलचाल की भाषा में, आमजन की भाषा में जो शब्द गढ़ लिए गए वे देशज कहलाए। और विदेशी शब्द, हिंदी का जो शब्द भंडार है उसमें विदेशी भाषाओं के शब्द भरे पड़े हैं। जैसे यहाँ लिखा अरबी भाषा, आपके सामने उदाहरण 2 लिखा गया है, आजाद, इंसाफ, यह अरबी भाषा का शब्द है। और भी आप अपने हिंदी व्याकरण बुक को देखेंगे तो अरबी भाषा के बहुत से शब्द हैं। यहाँ फारसी भाषा का शब्द लिखा हुआ है आदमी, दिल, यह हिंदी में प्रयोग किया जाता है लेकिन यह विदेशी भाषा का शब्द है। विदेशी भाषा में अरबी भाषा का, चाहे वह फारसी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे पुर्तगाली हो, तुर्की हो, फ्रांसीसी हो, जापानी हो, चीनी हो, डच हो, जितने भी बाहर विदेशों से भाषाएं हिंदी में समाहित हैं वे सभी विदेशी भाषा के शब्द कहे जाते हैं। आपके सामने जैसे लिखा कॉलेज, डॉक्टर, हिंदी लिखते समय लोग प्रयोग करते हैं तो यह विदेशी भाषा का शब्द है। पुर्तगाली में जैसे कमरा, गमला, यह वैसे तो विदेशी माना गया लेकिन अगर पूछा गया किस भाषा का शब्द है तो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। इसी तरह तोप, लाश, यह कौन सा शब्द है, किस भाषा का, तुर्की का। फ्रांसीसी में देखिए कारतूस, काजू, यह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। इसी तरह जापानी में रिक्शा है। चीनी भाषा का शब्द चाय और लीची, चाय जो आप प्रयोग करते हैं शब्द या लीची वह चीनी भाषा का शब्द है। इसी तरह अब आया 5वां जो भेद है वह है संकर शब्द। तो संकर शब्द क्या है, संकर में 2 भाषाएं मिली होती हैं, 2 भाषाओं के मेल से, चाहे अंग्रेजी हिंदी हो, संस्कृत हिंदी हो, या संस्कृत अरबी हो, या हिंदी अरबी हो, इस तरह 2 विदेशी भाषाएं, 2 तरह की भाषाएं मिली हो हिंदी से। जैसे आप देख रहे हैं रेल अंग्रेजी शब्द है, यहाँ गाड़ी हिंदी शब्द है, तो अंग्रेजी और हिंदी का मिश्रण किया गया तो बन गया रेलगाड़ी। इसी तरह वर्ष गांठ, वर्ष क्या है, संस्कृत शब्द है, और गांठ क्या है, हिंदी, तो बन गया वर्ष गांठ। एक विदेशी भाषा है, एक हिंदी भाषा है। कहने का तात्पर्य एक दूसरी भाषा, एक शब्द और एक शब्द दूसरी भाषा का हो, दोनों भाषाएं, दोनों जो
दो भाषाओं के मिलने से जो शब्द बना वह क्या हुआ? संकर अर्थात मिश्रित शब्द इसको कहा जाता है। तो आगे आपका उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद समाप्त हुआ और जो 3 भेद हैं उसको हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।